हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एएलपी वाले एस्पायरेंट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर से एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए 20 दिन आपके पास शेष बचे हैं। अब इन 20 दिनों में आपको क्या करना है ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर आप भी साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आपको बताने की नहीं है। लेकिन अंतिम 20 दिनों में आपको क्या नहीं करना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे हैं कि मैं तो इतना अटेम्प्ट करके आऊँगा, बाकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे हो तो एएलपी में इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। साथ ही इस वीडियो में हम लोग सेफ अटेम्प्ट के बारे में भी बात करेंगे। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कितनी दूरी पर रह सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में। देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जैसे रेलवे एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी के 8 नंबर बढ़े, किसी के 20 नंबर तक भी बढ़ गए, ऐसा एएलपी में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट को समझिए। पहले जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे। और ऐसा देखा गया ग्रुप डी के लास्ट टाइम एग्ज़ाम में कि किसी के 20 नंबर बढ़ गए, 25 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़ जा रहे हैं। जिसके 40 नंबर थे उसके 70 नंबर होकर सिलेक्शन हो गया। किसी स्टूडेंट के जो है 65 नंबर थे वो घट के 58 नंबर हो गए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के लूप होल्स थे इनको ऑलरेडी रेलवे कवर कर चुका है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आई थिंक 2 बार चेंज हुआ है। तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें ये लूप होल्स नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आप लोग एक बात यहाँ पर समझिए, 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलना है। 25 नवंबर से लेकर आपका ये 29 नवंबर तक एग्ज़ाम होना है, यानी कि पूरे 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। और एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट होने वाली हैं, ठीक है ना। तो 5 दिन में यानी कि टोटल 15 शिफ्ट होने वाली हैं। तो देखो, 15 शिफ्ट में और 50-60 शिफ्ट में बहुत अंतर होता है। ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये 15 शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग नॉर्मलाइजेशन से उम्मीद ना करें, क्योंकि देखो 15 शिफ्ट इन्हें करानी है, 15 पेपर अगर सेट करने हैं तो उसका जो लेवल है वो मेंटेन किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, जैसे 50-60 शिफ्ट होती है किसी एग्जाम में तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पेपर आ जाता है। फिर क्या होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर खत्म हो गए, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, फिर ईजी क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट तक जाते जाते या फिर स्टार्टिंग से ही आपका जो पेपर है वो इजी रह जाता है, लास्ट में हार्ड हो जाता है। या कई बार स्टार्टिंग में हार्ड हो जाता है, लास्ट में इजी हो जाता है। लेकिन वो ज़्यादा शिफ्ट का प्रॉब्लम है, उसी को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है। लेकिन 15 शिफ्ट में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि 15 शिफ्ट के क्वेश्चन भी जो है टीसीएस या रेलवे मिलकर ऐसे नहीं तैयार कर सकता जिनका लेवल सेम रहे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। देखो, मार्क्स तो थोड़े बहुत बढ़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर सभी के यहाँ पर बढ़ेंगे शिफ्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। काफ़ी लोग नॉर्मलाइजेशन के भरोसे थे, तो इसके भरोसे आप लोग मत बैठो, अपनी मेहनत पे फोकस करो। अब बात करते हैं कि भाई जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। तो जैसा कि आपको पता है 25 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड यानी कि 21 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और 10 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर से आपका सिटी इंटीमेशन भी मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। अब सिटी इंटीमेशन की बात हुई है तो एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट का सवाल रहता है बहुत सारे का कि जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ रहेगा। तो देखो, सीबीटी 1 का जो एग्जाम सेंटर है ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट का नज़दीक ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है, मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपने चेन्नई से अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि चेन्नई में ही आपका सीबीटी 1 का सेंटर जाएगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि रेलवे के जिस एग्जाम में सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, इसमें सीबीटी 1 का एग्जाम सेंटर घर के नज़दीक ही रहता है। देखो, गर्ल्स का सेंटर रहता है 40, 50, 60 किलोमीटर की रेंज में जाएगा। स्टूडेंट में जो बॉयज़ हैं उनका भी पास ही रहेगा, लेकिन देखो सभी का पास नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम सेंटर की एक लिमिट है। उसके बाद भी स्टूडेंट बचते हैं, तो कुछ का 150-200 किलोमीटर तक जाएगा। बट जहाँ तक रेलवे की हिस्ट्री देखी गई है तो मैक्सिमम 150-200 किलोमीटर के अंदर में ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा सीबीटी 1 का, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई 1-2 स्टूडेंट ऐसा हो जिसका बाहर चला जाए, अदरवाइज जाने की उम्मीद तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेफ अटेम्प्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है एएलपी का सीबीटी 1 ये 75 क्वेश्चन का रहता है। तो ये मैं 75 क्वेश्चन के अनुसार आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग यूआर कैंडिडेट हैं
तो 52 से 54 रो क्वेश्चन, यानी कि 75 में से इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही करने की कोशिश करना, नेगेटिव वगैरह हटा के। अब ये मैंने कैसे बनाया है इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो यहाँ से आप लोग समझ लो। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप लोग हो तो कोशिश करना कि 48 से 52 आपका रो अटेम्प्ट रहना चाहिए। मतलब कि 48, 49, 50, 51, अगर यहाँ तक आपके बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई गलती नहीं है, तो आपका फिर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। क्योंकि देखो 2,85,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है सीबीटी 1 में, 19 लाख कैंडिडेट में से, तो बड़ा नंबर है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ सीबीटी 1 का जाने की उम्मीद नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 48 से 50 के बीच में ये रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी से नीचे ही रहता है और एससी से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो एससी और ओबीसी के बीच में ईडब्ल्यूएस लाई करेगा। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 42 से 45 रो अटेम्प्ट, और ये मैं बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट आपको बता रहा हूँ। अगर इतना आपका बिल्कुल रो क्वेश्चन सही है विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो आप बिल्कुल कंपटीशन में बने रहेंगे। और बात करें अगर एसटी कैटेगरी की तो ये 38 से 40 के आसपास आपका रो अटेम्प्ट रहना चाहिए। वैसे तो देखो जो कट ऑफ है जोन टू जोन वेरी भी करता है, अब कोई भगवान तो है नहीं जो सभी जोन का पहले ही कट ऑफ बता दे, लेकिन मैंने एक एवरेज बताया है। चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, यूआर में हो तो इतना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इतना रो अटेम्प्ट अपना कोशिश करना कम से कम बना रहे तो आप सीबीटी 1 क्लियर कर जाओगे। अब एक लास्ट पॉइंट में बात करना चाहूँगा, लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट कर लगाने हैं, अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। लेकिन क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। कुछ नए स्टूडेंट भी हैं हमारे चैनल पर जिन्होंने हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है, तो मैं आपको बता दूँ लास्ट मोमेंट पे एक तो कोई भी नया कोर्स, नई बुक, नए नोट्स या कोई नया टॉपिक आप लोग ना पकड़ें। 20 दिन में अगर आप किसी टॉपिक को पकड़ेंगे या कोई भी आप नोट्स उठाएंगे, नए बुक्स उठाएंगे, तो आप उसको पढ़ तो नहीं पाएंगे, उल्टा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और जो पुरानी चीज़ें आपने कर रखी हैं वो भी आपको भूल जाएंगी। मतलब कि आप उसको जो है भुला देंगे अगर आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो लास्ट मोमेंट पर बस आपको नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, जो भी आपके पुराने नोट्स हैं उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और बिल्कुल जो है माइंड से टेंशन फ्री होकर जितना आपके पास कंटेंट है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस करो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक्स होते हैं जीके जीएस है, इनमें जितना मर्जी पढ़ लो सिलेबस वाइड होता रहता है। एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, उसके अंदर फिर सब टॉपिक्स है, बहुत कुछ होता है। कुछ स्टूडेंट के मन में ये रहता है यार ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, तो लास्ट मोमेंट पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी होता है, ठीक है ना। क्वालिटी पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं आई होप आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होंगी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।